हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आपके 3 पेपर्स अच्छे गए और अब आप पेपर 4 इकोनॉमिक्स बीसीके के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, जो हो गया जैसा हुआ साइड में रख दो, बहुत अच्छी बात है। अब आपके हाथ में क्या है, आने वाले लास्ट पेपर की शानदार धमाकेदार तैयारी करना, और मैं जानती हूँ आप ज़रूर कर पाएंगे। आई हैव फुल फेथ इन यू। जितनी भी हार्डवर्क और लेबर आपने डाली है, अब उसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे। लेकिन 24 आवर्स, बस कुछ देर का और इंतज़ार है। मैं चाहती हूँ जब आप पेपर 4 इकोनॉमिक्स बीसीके को अटेम्प्ट करने बैठें, आपके चेहरे पर एक कांस्टेंट स्माइल रहे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि इतनी अच्छी तैयारी की है यार, पेपर तो अच्छा होना ही है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, क्या बात है। ऐसा चाहती हूँ मैं। और पूरा एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, इसका प्लानर मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। जितने भी इकोनॉमिक्स और बीसीके के चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस हैं, मैराथन मैंने पूरा इकोनॉमिक्स का इस बार लिया था, बीसीके का मैराथन ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ। उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, बीसीके का जून 22 सीए फाउंडेशन का सीरीज 2 हम सॉल्व करेंगे और पूरा एक तरीके से बीसीके रिवाइज भी हो जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। क्वेश्चंस हैं हमारे सामने टोटल 40। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आप में से किसी ने भी चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है बीसीके का, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स ऑल राइट, कोई टेंशन नहीं है। अभी इस एमटीपी में 40 में से 7 क्वेश्चंस चैप्टर 3 से आए हैं, पर एग्जाम में 2, 3, 4 क्वेश्चंस ही आते हैं। नहीं पढ़ा है छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एटलीस्ट जो ये एमटीपी है, इसमें जो 7 क्वेश्चंस हैं चैप्टर 3 के, उनको अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन दिस सेशन। 40 क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व करेंगे और रिवाइज भी करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स। कौन सा मोटिव रहता है भाई? मोटिव क्या रहता है? इमोशंस ना, अल्ट्रुइज्म ना, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, रैशनैलिटी रहता है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 62। अंडरस्टैंडिंग द बाइंग पैटर्न आर एस पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, राइट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को हम डिवाइड करते हैं किस में? इंटरनल एनवायरनमेंट में और एक्सटर्नल में। याद करो, इंटरनल में मैंने आपको बताया था, लेबर यूनियन हो गया, कल्चर हो गया, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू सिस्टम है, ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट। और एक्सटर्नल को हम फिर से माइक्रो में और मैक्रो में डिवाइड करते हैं, याद है कि नहीं? माइक्रो को मैंने याद करवाया था आपको कॉस्मिक से और मैक्रो को प्लेज जीएसटी से, है ना, ठीक है। तो जब हम बाइंग पैटर्न पढ़ते हैं तब कौन से एलिमेंट की स्टडी कर रहे होते हैं? हम कस्टमर्स की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस है। आपने जब इकोनॉमिक्स का सीरीज 2 मेरे साथ सॉल्व किया था आप लोग डर गए थे कि मैम इतने टफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है, ईजी क्वेश्चंस होते हैं। उन्होंने एमटीपी में थोड़ा लेवल बढ़ा के दे दिया क्वेश्चंस का। और जहाँ तक बात है बीसीके का सीरीज 2, ये तो बहुत ही सिंपल आया है। ऐसी कौन सी ग्लोबल कंपनी है जिसने इंडिया में अपने ऑपरेशंस 1921 में कोलकाता में शुरू किए? आंसर इज अमेरिकन एक्सप्रेस। आंसर इज अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 64। विच ऑफ द ऑप्शंस इज एन इंसेंटिव फॉर द एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स के लिए एक इंसेंटिव का काम करे, मतलब एक्सपोर्ट्स हाई हो जाए, ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। देखो, जब भी हमारी एक्सचेंज रेट डी वैल्यू होती है ना, एक्सचेंज रेट हमारी बेसिकली फॉल हो जाती है, या हम कहें करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया, तब एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे, एक्सपोर्ट्स विल बिकम चीपर। एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? अब चीपर हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाएंगे। एक्सचेंज रेट जब हमारी फॉल होगी तब, एक्सचेंज रेट जब फॉल होती है, करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया, एक्सचेंज रेट हैज़ फॉलन, तो एक्सपोर्ट्स को जो है वो चीपर बना देती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। सो इट बिकम्स एन इंसेंटिव फॉर द एक्सपोर्टर्स। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 65। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इन हार्मनी इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। जब मैंने लाइव बैच में ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था एमटीपी का, तब एक स्टूडेंट था, उसने फट से कह दिया मैम जहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा है ना, जो ख़त्म हो रहा है वहाँ पर
लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन है मॉड्यूल की, और सच में आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 5.12, इफ आई कैन सी पेज नंबर 5.12 में CCI का टॉपिक जहां खत्म हो रहा है वहां लास्ट लाइन है. व्हाट इज द लास्ट लाइन? रोल ऑफ CCI एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर, जो पैराग्राफ है उसमें लास्ट लाइन है, एज सच इट इंश्योर्स द को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. इट इंश्योर्स द को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. ये आपके मॉड्यूल से उठाई हुई लाइन है, पीछे क्वेश्चंस में नहीं दी हुई, इसीलिए कहती हूँ मॉड्यूल को पढ़ना जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट देखो 66. कीपिंग एक्सट्रीमली लो प्राइजेस टू नॉट लेट एनीवन एल्स ग्रो एज अ कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड, यस इट इज नोन एज प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग. हम पहले से ही प्राइजेस को इतना ज़्यादा कम कर देते हैं, हमारे पास में एडवांटेजेस होते हैं कुछ, उसकी वजह से हम कम प्राइस पर भी सर्वाइव कर पाते हैं, और इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग. और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखो 67. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रू? ट्रू स्टेटमेंट बताना है. अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा इवन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव एन इकोनॉमिक डिमेंशन. ये बिल्कुल सही बात है, इट इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68. इट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इनमें से कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल जो पार्ट है उसका हिस्सा नहीं है, इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था क्या बिजनेस को हम इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं एनवायरनमेंट को, और फिर इसको माइक्रो में और मैक्रो में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, इसको हम कॉस्मिक से याद करते हैं, जैसे कस्टमर हो गया, कंपटीशन हो गया, मार्केट हो गया, सप्लायर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरमीडिएटरीज, ऐसे. ठीक है, दिस इज माइक्रो वाला पार्ट. तो अब देखो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, लेबर है, कॉर्पोरेट कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी है. पिछले क्वेश्चन में बताया था है ना कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट में ये चीज़ें आती है, और यहाँ आप देख सकते हो माइक्रो में आपका कस्टमर आता है, तो ये इसका पार्ट नहीं है. ये किसका पार्ट है? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, मैक्रो का भी नहीं है. ठीक है, चलो क्वेश्चन 69 देखो. वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट SEZ लोकेटेड? इट इज लोकेटेड एट मुंद्रा. और मुंद्रा कौन से स्टेट में है? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, गुजरात में है मुंद्रा. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 70 देखो. फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक पॉलिसी? ठीक है, तो ये जो पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है ना, रेस्ट्रिक्टिव, फैसिलिटेटिव, रेगुलेटरी, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से आता ही आता है. देखो एडवाइजरी पॉलिसी तो कोई होती नहीं है. ठीक है, तो ये जो फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये किसका पार्ट है बताओ मुझे? रेस्ट्रिक्टिव? नो. रेगुलेटरी? यस. फैसिलिटेटिंग? नो. और कौन से रेगुलेटरी बॉडीज का एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है? रेगुलेटरी बॉडीज का एग्जाम्पल लेट अस रिवाइज बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. सेबी होता है ना, एक सेबी होता है, सेबी SEBI, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. RBI होता है, फिर IRDA होता है. और ये किस किस सेक्टर को देखते हैं? देखो सेबी तो देखता है आपके कैपिटल मार्केट को, RBI देखता है आपके मनी मार्केट को, मनी मार्केट और फॉरेक्स को. ठीक है, और IRDA देखता है आपके इंश्योरेंस इंडस्ट्री या इंश्योरेंस सेक्टर को. ये इंपॉर्टेंट है. सेबी, RBI, IRDA और फेमा, ये सारे के सारे आपके जो हैं किसका पार्ट हैं? ये रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्पल है ये. ठीक है, चलो रेस्ट्रिक्टिव का एक एग्जाम्पल मुझे बताओ. रेस्ट्रिक्टिव का एक एग्जाम्पल जो आपके मॉड्यूल में दिया है, इट इज MRTP एक्ट, जो कि अबॉलिश होके कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिप्लेस किया है ना. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया MRTP की जगह. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट्रिक्टिव बॉडी. ऑल राइट, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 71. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडिंग इंस्टीट्यूशन? इनमें से कौन सा फंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? RBI नहीं है. RBI इज नॉट अ फंडिंग इंस्टीट्यूशन, हम जानते हैं. 71 का आंसर हो जाएगा C. ठीक है, फिर देखो 72. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, क्या बोला है? द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी इट डिवाइडेड द कस्टमर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, बाइंग फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल स्पेंड, एज एंड प्रेफरेंस, है ना. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस पर फोकस्ड है? सीधी सी बात है, क्या कर रहे हैं यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट?
कस्टमर्स के बेसिस पर, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एज, इन सब के बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है पार्ट्स में, मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, बहुत सिंपल है पर ये अक्सर वो पूछ लेता है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स कितने होंगे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में, पूछता है, ये याद होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी, तो देखो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी बोले तो नॉट अ प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक में कितने होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम इज ऑफ कोर्स 7 और मैक्सिमम कितने होते हैं, नो लिमिट इज देयर, कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट, सो आंसर विल बी सी। और यहीं पे अगर प्राइवेट कंपनी उसने पूछा होता, प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स, तो ये होते हैं 2 to 200, ठीक है, 2 to 200, 200 इज मिनिमम फॉर अ प्राइवेट कंपनी, 200 इज मैक्सिमम। आई होप आपको मजा आ रहा है, क्वेश्चन सिंपल लग रहे होंगे, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। यस, क्वेश्चन 74, विच इज द सिंगल वर्ड दैट कैन बेस्ट डिस्क्राइब टुडेज बिजनेस। भाई चेंज, चेंज ही ऐसा वर्ड है जो आज के बिजनेस को पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है, तो चेंज इज द वर्ड। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 था आपके चैप्टर नंबर 3 से, इसको भी अच्छे से याद कर लोगे क्योंकि ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। को फाउंडर कौन है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर कौन है ये पूछ रहा है। एक तो बिल गेट्स हमें पता ही है ना, ही वॉज द फाउंडर, बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। और कौन थे उनके साथ, उनके साथ थे पॉल एलन। पॉल एलन पता है आपको कौन है, इनके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है बिल गेट्स के चाइल्डहुड फ्रेंड थे पॉल एलन, दे वर द 2 co-founders in Microsoft, ठीक है। ओके, ब्रिक्स स्टैंड फॉर, क्वेश्चन 76, ब्रिक्स स्टैंड फॉर, B is Brazil, R is Russia, I is India, C is China and S is South Africa, so answer will be C, answer will be C, ठीक है। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C। चलो अब देखो 77, देखो क्वेश्चन 77 कहाँ से है ये, अगेन जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही है, रेगुलेटरी इंडियन बॉडी दैट फैसिलिटेट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी कौन सी रेगुलेटरी इंडियन बॉडी है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने में फैसिलिटेट करती है, इट इज IRDA। अभी हमने देखा था ना रेगुलेटरी बॉडीज और कौन सी थी, RBI थी, ठीक है, सेबी थी और उसके बाद में IRDA थी, यस, और अभी हमने देखा था फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी रेगुलेटरी पॉलिसीज के अंडर आता है। सो इट इज IRDA जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में बिजनेस करने के लिए लोगों को हेल्प करती है। 77 डी हो गया। 78 देखो, व्हेन 2 or more companies they come together to expand their business operations in a newly created entity, it is called what? भाई मान लीजिए एक कंपनी थी A, एक था B और एक थी C, तीनों ने एक साथ में बिजनेस बना लिया, एक नई कंपनी बना ली ABC लिमिटेड। अब इसको क्या बोलोगे तुम, इसको बोलोगे तुम मर्जर हो गया इनका, ठीक है। एक्विजिशन में तो जो कंपनी खत्म होती है उसकी एग्जिस्टेंस तो खत्म हो जाती है, उसको एक्वायरिंग कंपनी एक्वायर कर लेती है, बाय कर लेती है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। सो इट इज मर्जर। 78 का आंसर हो जाएगा D। 79 देखो, व्हेन 2 शेयर होल्डर्स विथ 2 शेयर होल्डर्स एंड 2 डायरेक्टर्स, 2 मेंबर्स हैं, 2 शेयर होल्डर्स हैं और 2 डायरेक्टर्स हैं, कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी? तो भाई 2 डायरेक्टर्स और 2 मेंबर्स के साथ तो प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, हमें पता है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक कंपनी के लिए आपको कितने शेयर होल्डर्स चाहिए, मिनिमम 7, ठीक है, मिनिमम 7। तो प्राइवेट कंपनी होती है मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स। क्वेश्चन 80 देखो, अ सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरियस इन इट्स एनवायरमेंट, ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये लाइन तो चीख के मैंने आपको यूट्यूब पे भी बोली हुई है, इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल बिजनेस को IAR अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है, आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन द बिजनेस एनवायरमेंट। क्वेश्चन 81 फिर से कहाँ से आया, हमारे चैप्टर 3 से आया, इसको आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी? ये है फ्लिपकार्ट। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी फ्लिपकार्ट। सो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा D, फ्लिपकार्ट, ठीक है। फिर देखो 82, FDI इन सेक्टर्स विच रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल इज डिफाइंड एज, है ना। FDI जब देश में आता है तो 2
तरीकों से, जो 2 रूट से आ सकता है। पहला होता है गवर्नमेंट रूट, मतलब जहां पर आपको अप्रूवल चाहिए होता है। सेकंड होता है ऑटोमेटिक रूट, जहां आपको अप्रूवल नहीं चाहिए होता। तो विच रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल मतलब गवर्नमेंट रूट होता है वो। 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर ये जो क्वेश्चन 83 ये 2 बार इसी पेपर में रिपीट हुआ है, इसी एमटीपी में 2 बार रिपीट हुआ है, शायद एग्जाम में आ जाए। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीसीआई ने किसको रिप्लेस किया है? एमआरटीपी एक्ट, है ना। कब आया ये? चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स हैं यहाँ पर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, आंसर हो जाएगा बी। 84 देखो, 84 अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर आपने चैप्टर 6 के थोड़े से जो टर्म्स हैं उनको देखा होगा तो आपको ध्यान होगा। 1% कंपनीज इन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ओपीसी जो होता है ना। ओके 84 क्वेश्चन छूट गया। 84 क्वेश्चन ये रहा देखो। डैश पुट ऑप्शन मीन्स द स्टॉक प्राइस इज अबाउट द स्ट्राइक प्राइस, है ना। कौन से पुट ऑप्शन में ऐसा होता है? कौन से पुट ऑप्शन में ये होता है कि स्टॉक प्राइस जो है ना, स्टॉक प्राइस इज अबाउट द स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो पहली बात तो पुट ऑप्शन क्या होता है? पुट में यू हैव द राइट टू, आपके पास अधिकार होता है राइट टू बाय और सेल, राइट टू सेल। पुट में आपके पास राइट टू सेल होता है। स्टॉक प्राइस क्या होता है? जो एक्चुअल में मार्केट प्राइस है स्टॉक का, शेयर का, सिक्योरिटी का। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? वो प्राइस जो पुट के दौरान या कॉल के दौरान, है ना। आपके पास पुट ऑप्शन होता है या कॉल ऑप्शन होता है। सो इन्वेस्टर को राइट होता है कि वो स्ट्राइक प्राइस पर पुट के केस में सेल कर सकता है और कॉल के केस में स्ट्राइक प्राइस पर बाय कर सकता है, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस इज दैट प्राइस विच गिव्स द इन्वेस्टर अ राइट to sell the security during put option at a particular price during a definite period of time, or it gives the investor a right to buy the security in case of call option, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पुट ऑप्शन की बात कर रहा है? ये पुट ऑप्शन की मतलब यू आर गोइंग टू सेल इट, है ना, जहां पर स्टॉक प्राइस ज्यादा होता है स्ट्राइक प्राइस से। इट इज नोन एज आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये चैप्टर 6 से आपकी डेफिनेशन है। आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन क्या होता है? जहां पर आपकी स्टॉक प्राइस बड़ी होती है स्ट्राइक प्राइस से। अगर इसने पूछा होता आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन क्या होता है, तो उल्टा हो जाता, आपका स्टॉक प्राइस कम होता स्ट्राइक प्राइस से, ठीक है। समझ गए? साफ दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में। 85 देखो, सिंपल सा है। ओपीसी 1% कंपनी इज अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक ही बंदा होता है ना, वो कॉर्पोरेट फॉर्म नहीं होता, है ना। वो तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी मतलब 1 मैन आर्मी, एक बंदे की का बिजनेस होता है। उसी को जब कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो 1% कंपनी बन जाता है, राइट। तो 85 का आंसर हो जाएगा बी। 86 देखो, लेबर यूनियंस आर पार्ट ऑफ, 2 बार ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेबर यूनियंस आर पार्ट ऑफ, फिर से बता रही हूँ। आप बिजनेस एनवायरनमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड करते हो। और जो ये इंटरनल एनवायरनमेंट है इसमें कौन कौन आता है? लेबर यूनियन हो गई, है ना, लेबर। फिर कॉर्पोरेट कल्चर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हो गई, स्ट्रैटेजीज हो गई, ये सारी चीज़ें आती है, राइट, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह। तो ये लेबर यूनियन किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। 86 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। फिर देखो 87 अगेन इज फ्रॉम चैप्टर 3, याद करना। विच इज द कंपनी इन विच टू हैव इक्विटी स्टेक इन फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट एट कोची। 2 चीजें याद रखोगे। पहला, फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इंडिया में कहाँ बना? कोची में बना। और ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका इक्विटी स्टेक है इस एयरपोर्ट में? इट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इक्विटी स्टेक है जो फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है कोची में, उसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन 88 देखो, एक्सचेंज रेट वीकनिंग। अभी मैंने आपको बताया था एक्सचेंज रेट वीक होना मतलब कि हमारी करेंसी जो है डी वैल्यू हो गई हमारी करेंसी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स जो है वो अब ज़्यादा होंगे, एक्सपोर्ट्स विल बिकम चीपर, ठीक है। एक्सपोर्ट्स अब चीपर हो जाएंगे। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर होम? इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एक्सपोर्टर्स, वाइल ए स्ट्रेंथनिंग इज बेनिफिशियल फॉर इम्पोर्टर्स। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लॉजिक सेम है, सेम लॉजिक से दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 88 का आंसर हो गया डी।
89th देखो ये क्या बोल रहा है, इट इज सेइंग सेबी जो है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, जो कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर हैं, इट कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एक्शन राइट अंडर विच ऑफ इट्स फॉलोइंग फंक्शंस। तो पहले तो हमें एक चीज याद रखनी है, सेबी के कितने फंक्शंस होते हैं, क्वासी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, ये 3 फंक्शन सेबी के होते हैं। देखो सबसे पहले लेजिस्लेटिव फंक्शन में तो ये रेगुलेशंस को ड्राफ्ट करता है, इट विल ड्राफ्ट द रेगुलेशंस एंड रूल्स, ठीक है, लॉ बनाना, कानून बनाना। जुडिशरी में क्या करता है, ये रूलिंग्स देता है, न्यायाधीश का काम करता है ना, जस्टिस। और एग्जीक्यूटिव में ये सारी चीज़ों को अप्लाई करता है, एप्लीकेशन का, एग्जीक्यूशन का काम करता है, एप्लीकेशन का काम होता है। तो ये देखो क्या बोल रहा है, इट कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एक्शन इज टेकन। सेबी ये तीनों काम करता है। ये पूछा है इनमें से किस में आएगा ये वाला फंक्शन, ये जो काम कर रहा है ना इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट, ये किस में आएगा। तो रूल्स बना नहीं रहा है ये, ठीक है, और रेगुलेशंस नहीं बना रहा, जस्टिस नहीं कर रहा, ये एप्लीकेशन कर रहा है। तो इट विल कम अंडर क्वासी एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेबी। ये आपके मॉड्यूल में साफ लिखा हुआ है, क्वासी एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ सेबी। 89 का ए हो जाएगा। 90th देखो, अनपेड मीडिया कवरेज। आपने कोई पेमेंट नहीं की फिर भी आप मीडिया में आ रहे हो, कैसे आओगे आप, ऑफकोर्स पब्लिसिटी से आओगे, है ना, अगर आपकी पब्लिसिटी हो रही है। 91 देखो, एक स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, बोला है कि हमें ऑयल खरीदना है, मान लो, तो हम लोकल शॉप से भी खरीद सकते हैं, ठीक है, एक मॉल से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस से भी खरीद सकते हैं, 10 मिनट में हमें डिलीवरी, अपने आप होम डिलीवरी मिल जाती है। ये सारे ऑप्शंस हमें बीसीके की कौन सी डोमेन की तरफ इशारा कर रहे हैं। बीसीके के अलग अलग डोमेन्स होते हैं। अब आपको यहाँ 2 चीज़ें समझनी है, एक तो बीसीके के डोमेन्स होते हैं और एक क्या होता है, एक तो बीसीके के डोमेन्स होते हैं और एक बीसीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर आपको बीसीके का मैराथन देखना है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो। डोमेन्स क्या थे बीसीके के, इट इज वास्ट, एक्लेक्टिक एंड एवर एक्सपैंडिंग एंड इवॉल्विंग। वास्ट, एक्लेक्टिक, एवर एक्सपैंडिंग एंड इवॉल्विंग। और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे याद करवाए थे, सीडी मोबाइल फोन से याद करवाए थे। दिस इज व्हाट, इट इज कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, मल्टीफेसिटेड एंड एमएफ, CDMF, ठीक है, इट इज हैविंग फार रीचिंग इम्पैक्ट। 2 अलग चीजें हैं, डोमेन्स अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। डोमेन्स में से देखो, जब आप वास्ट वाले का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा वहां पे। सो आंसर इज बी। डोमेन की बात कर रहा है ये क्वेश्चन में, डोमेन ही पूछ रहा है, मतलब वास्ट, एक्लेक्टिक या एवर इवॉल्विंग और एवर एक्सपैंडिंग, इन तीनों में से एक आंसर होना चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर होगा इट इज वास्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 92, द वांट्स एंड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। वांट्स एंड नीड्स जो होते हैं कंज्यूमर के, वो इनमें से किसके अंडर आते हैं। सो देखो, द वांट्स एंड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 92। अब देखिए, सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं वांट्स एंड नीड्स के बारे में। तो ये वांट्स एंड नीड्स का मतलब तो कहाँ है, किधर आते हैं, एक्सपेक्टेशंस में आते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि कुछ इवेंट्स होते हैं, है ना, हैपनिंग, सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि ट्रेंड्स को जन्म देते हैं। फिर इवेंट्स और ट्रेंड्स मिलकर कुछ प्रॉब्लम्स को जन्म दे देते हैं, इश्यूज को, है ना, देयर आर सम कंसर्न्स, सम प्रॉब्लम्स, और इन इश्यूज की वजह से जन्म लेती है कंज्यूमर्स के मन में एक्सपेक्टेशंस, है ना, दे वांट सल्यूशन, उनको फिर सल्यूशन चाहिए होता है। मतलब कंज्यूमर की वांट्स और नीड्स जो होती है वही किसके अंडर आएंगी, एक्सपेक्टेशंस के अंडर आएंगी। ये क्वेश्चन भी इन्होंने एग्जाम में पूछा है, डैश लेड टू ट्रेंड्स, और या फिर सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो पहले इवेंट होता है, फिर वो ट्रेंड का रूप लेके इश्यूज को जन्म देता है, और फिर एक्सपेक्टेशंस को। दोनों कोनों में ई है, पहले इवेंट है फिर एक्सपेक्टेशन है लास्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 93, अगेन इट इज फ्रॉम चैप्टर 93 क्वेश्चन है चैप्टर 3 से। देखो, फाइंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ 3 व्हीलर्स इन इंडिया। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है 3 व्हीलर्स के इंडिया में, इट इज बजाज ऑटो। बजाज ऑटो, याद रखना इसको भी, क्वेश्चन नंबर 93 चैप्टर नंबर 3 से है। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है। देखो, अगर हम गवर्नमेंट के हाथ से ओनरशिप लेके प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन है ये। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट करना, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, बिल्कुल, अगर हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको भी प्राइवेटाइजेशन ही बोलेंगे।
ऐसे एरियाज जो पहले गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल देना, ये भी प्राइवेटाइजेशन ही है। बेसिकली आप प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा रोल दे रहे हो, है ना, तो ये सभी प्राइवेटाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। 95 देखो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पूरे क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी को तो हमारी बैंक ऑफ द बैंक्स RBI संभालती है। 95 का आंसर हो जाएगा ए। सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर 96 देखो, चैप्टर 6 से है, बाइंग सिल्वर इन मुंबई। आपने सिल्वर खरीदा मुंबई में, ठीक है, चांदी खरीदा आपने मुंबई में, और साथ साथ में आप आसाम में उसे बेच दोगे। आप बेसिकली फायदा उठा रहे हो प्राइस डिफरेंस का दो डिफरेंट प्लेसेस पर। देखो, बॉम्बे में आपने सिल्वर को खरीदा, ठीक है, मान लो आपने हो सकता है 70,000 के भाव में खरीदा, ठीक है, और आपने आसाम में बेच दिया 80,000 के भाव में। बेसिकली आपने 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया, है ना। सो दिस इज नोन एज आर्बिट्रेज। आप सेम कमोडिटी को दो डिफरेंट प्लेसेस से सेम टाइम पर खरीदते हो ताकि दूसरी जगह बेच सको। एक जगह से खरीदोगे, दूसरी जगह बेचोगे। बेसिकली आप ये फायदा उठाते हो डिफरेंट प्राइजेस होने का। यू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस डिफरेंस एट टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर द सेम कमोडिटी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्बिट्रेज। अब देखो 97, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट बोल सकते हो आप। ये अक्सर पूछ लेते हैं, HUF में किसके मेंबर्स कभी नहीं आ सकते। HUF में किसके मेंबर्स कभी नहीं आ सकते? किसके नहीं आ सकते? मुस्लिम फैमिली के नहीं आ सकते। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। 98 देखो, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड। विप्रो के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? इट इज ऋषद प्रेम जी। ऋषद प्रेम जी, ये कौन है एक्चुअल में? ये अजीम प्रेम जी के बेटे हैं, सन ऑफ अजीम प्रेम जी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 99, सेकेंड लास्ट, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CCI? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऊपर चेयरमैन के साथ 6 मेंबर्स और होते हैं, ठीक है, अ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना A और D में। इसका करेक्ट आंसर होगा A, क्योंकि दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और MRTP एक्ट जो है ना उसको रिप्लेस किया है CCI ने। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइज, अ वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स। छोटी छोटी बैंक्स ने मिलकर बड़ी कीमत का लोन दिया। किसको? एक सिंगल बायर को, सिंगल कॉर्पोरेट बोरोवर को, सिंगल कंपनी को। उसे क्या कहते हैं? इट इज नोन एज सिंडिकेटेड लोन। सिंडिकेट का मतलब ही क्या होता है? एक ग्रुप बना लिया आपने, गैंग बना लिया, ठीक है। तो छोटी छोटी बहुत सारी बैंक्स है जिन्होंने सबने थोड़ा थोड़ा पैसा उधार देके एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करके एक सिंगल कॉर्पोरेट बोरोवर को दे दिया। उसे सिंडिकेटेड लोन कहते हैं। So that was all from my side guys. I'll keep you guiding कि आपको क्या करना है इस बचे हुए 1 दिन में, 1.5 दिन में। Keep a track on the videos that I'll be uploading. अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करो। I wish you all the best. मुझे पूरा यकीन है आप सभी लोग 95+ ला सकते हैं पेपर 4 में, और आप लाएंगे। I wish you all the best. पूरी जी जान लगा देना, मैं आपके साथ हूँ। बाय बाय।